बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम बॉटम लाइन विद चौधरी अकमल। नाजरीन, रमज़ान के ब्रेक के बाद एक मरतबा फिर आपके सामने हाजिर हैं अपने प्रोग्राम की नई इकसात के साथ, और उम्मीद है कि आप हमेशा की तरह इस मरतबा भी मेरे प्रोग्राम्स को पसंद करेंगे। मेरी कोशिश यही होती है कि प्रोडक्टिव किस्म की डिस्कशन हो, जिससे आपकी मालूमात में भी इजाफा हो, और जो वक्त आप हमारे इस प्रोग्राम को देखने में सर्व कर रहे हैं उसका कोई ना कोई फ़ायदा हो। उम्मीद है रमज़ान आपका बहुत अच्छा गुजरा होगा। ईद की मुबारकबाद मेरी तरफ से। बात हम आज करेंगे नाजरीन कराची के हवाले से, सिंध के हवाले से और पीटीआई के हवाले से, क्योंकि हमारी जो आज की मेहमान शख्सियत हैं उनका ताल्लुक भी चूँकि पीटीआई से है, तो पीटीआई को ही हम सामने रखते हुए देखेंगे कि कराची के लिए पीटीआई के क्या आइंदा का लाए अमल है, पास्ट परफॉर्मेंस क्या है, इसी तरीके से सिंध को पीटीआई किस नज़र से देखती है। तो आज हमारे जो मेहमान हैं वो अली जैदी साहब हैं, सिंध के सदर हैं, ये वफाकी वज़ीर रह चुके हैं पोर्ट एंड शिपिंग के। वेलकम टू द शो सर। प्रोग्राम का सर थोड़ा सा अहाता करेंगे, स्टार्ट करेंगे पोर्ट्स एंड शिपिंग से, कि जब आप पोर्ट्स एंड शिपिंग के मिनिस्टर थे, बड़ी उसमें सुना है कि कमाइयाँ उमाइयाँ बड़ी ज़रखेज़ किस्म की जो है वो वजारत समझी जाती है, तो उसके ऊपर पहले बताएं कि आपकी वजारत में क्या उसमें आपने देखिए, जब हम इलेक्शन जीते, पहली बात तो मैं आपको बताऊं ना कि मैं तो ये हमारी जो सियासत थी ना, वो सियासत के दो पहलू हैं, यानी कि दो टारगेट्स है। एक टारगेट ये था, जो बड़ा ऑब्जेक्टिव था, वो ये था कि मुल्क के हालात बद से बदतरीन होते जा रहे हैं। मैं 90 की दिहाई में ज़्यादा वक्त बाहर गुजारा, 2000 में भी थोड़ा इन एंड आउट था, तो मैं हमेशा बाहर से आता था तो कंसिस्टेंटली ये गिरे चले जा रहा था। वही बेनज़ीर ने नवाज़ तबाही पीपीपी स्टेटस को चल रहा था। हाँ, फिर मुशर्रफ साहब आ गए। अब ये भी हमें समझ थी कि कभी डिक्टेटरशिप में कोई चीज़ ठीक नहीं हो सकती, टेम्परेरी सोल्यूशन होता है। फिर खान साहब ने जब खैर 96 में पार्टी लॉन्च की थी, मैंने 1999 में पीटीआई को इनफॉर्मली ज्वाइन किया और फॉर्मली 2002 में इलेक्शन लड़ा, यानी कि 2001 तक मैं एक्टिव हो चुका था। 2002 में पहली दफ़ा इलेक्शन लड़ा, तो 2003 में ही सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी का खान साहब ने, जो छोटी सी थी, उस वक्त मेंबर बना लिया। इलेक्शन में ऑफकोर्स सारे हार गए, खान साहब एक सीट जीते। हमारी जो पॉलिटिक्स थी ना, वो कभी हमने ये सोचा नहीं था कि हम वज़ीर बनेंगे। हमने कभी ये नहीं सोचा था कि हम अपनी वजारत के लिए पॉलिटिक्स कर रहे हैं। हमारी पॉलिटिक्स के दो टारगेट्स है। टारगेट नंबर 1, पाकिस्तान को बेहतरी की तरफ, राइट ट्रैक पे डालना है, बेहतरी की तरफ लेके जाना है, और उसको करने के लिए हमारे पूरे होराइज़न में एक ही ईमानदार आदमी है, जिसका स्टैचर है कि जो पब्लिक को, आवाम को मोटिवेट और इंस्पायर कर सके कि वो चीज़ें ठीक करें। हर काम डंडे के ज़ोर पे नहीं होता, बहुत सारी चीज़ें आपको इंस्पायर करनी पड़ती हैं लोगों को। वो इमरान खान साहब थे। तो पॉलिटिक्स का पहला टारगेट था कि पाकिस्तान को ठीक जगह लेके आना। दूसरा टारगेट था कि इमरान खान को वज़ीर आज़म बनाना है। हम अपनी वजारत के लिए नहीं थे। खैर, जब इलेक्शन हो गया, पहले 4 इलेक्शन हारे हम। 2002 में हारे, 2013 में 2 सीटों से लड़े, वो भी हार गए। एक तो कराची वाली जीत गए थे, आप सारों के टीवी चैनल ने अनाउंस किया जी जीत गए हैं, फिर रात को वो पेंडिंग कर दिया रिजल्ट, और 3 दिन तक पता नहीं किन फरिश्तों ने, शैतानों ने वोट डाले। क्यों, फरिश्ते तो अच्छा काम करते हैं ना, गलत काम तो शैतान करता है। ये नहीं कहना चाहिए कि फरिश्ते काम करते हैं, फरिश्ते हमेशा अच्छा काम करते हैं, उनको क्यों बदनाम कर रहे हो। किन शैतानों ने वोट डाले और वो रिजल्ट ही बदल दिया। खैर, फिर 15 में भी हार गए कराची के मेयर के लिए हम। 18 में हम जीते, तो हमने गिव अप कभी नहीं किया। मैं अकेला, जब मैं कह रहा हूँ, मैं अपनी बात नहीं कर रहा, मैं कलेक्टिव बात कर रहा हूँ। मेरे जैसे बहुत सारे लोग हैं, आरिफ अलवी साहब भी, तो 96 में ही कि आप हो गए, या जब वजारत मिली, सॉरी मैं चौधरी साहब ने ज़रा ख़त्म कर लूँ, तो जब खान साहब ने कहा कि तुम क्या करना चाहते हो, तो मेरे दिमाग में कभी भी ये पोर्ट्स एंड शिपिंग नहीं थी। मुझे तो पता ही नहीं था इसके बारे में। मेरी हमेशा से थी कि मैं टेक्नोलॉजी, जो मैं अभी भी समझता हूँ पाकिस्तान या थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज़ की जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम, वो होते ही थर्ड वर्ल्ड इसलिए है बिकॉज वहाँ करप्शन उनको कहा जाती है। जैसे कि नाइजीरिया जितना ऑयल प्रोड्यूसिंग कंट्री दुनिया में 3-4 नंबर पे है, लेकिन वहाँ गुर्बत की आसमान पे चढ़ी हुई है, करप्शन। यहाँ भी वही हाल है। हमारे पास किसी चीज़ की कमी नहीं है पाकिस्तान में, ना मैन पावर की, ना नेचुरल रिसोर्सेज की, ना दिमाग की, किसी चीज़ की कमी नहीं है, सिर्फ गवर्नेंस की कमी है। तो मैं समझता हूँ, और अभी भी समझता हूँ, कि टेक्नोलॉजी के ज़रिए ट्रांसपेरेंसी आती है।
क्योंकि आप सब चीज़ें सामने डैशबोर्ड पे रख देते हैं। दैट इज़ व्हाट आई वांटेड टू डू। लेकिन खान साहब ने एक दिन मुझे बुलाया, एक दिन पहले उनके वज़ीर आज़म बनने से एक दिन पहले रात को, और उन्होंने मुझे कहा कि वो पोर्ट्स एंड शिपिंग के बारे में बहुत मुझे आवाज़ें आती हैं कि बहुत करप्शन है, और हर आदमी मुझे कह रहा है कि करप्शन का गढ़ है, तो तुमने वो जाके तो इसको ज़रा सॉर्ट करना। तो मैंने उनको कहा ये रॉकेट साइंस है, मुझे पता ही नहीं है। तो उन्होंने कहा कि तुम 2-3 हफ्ते लगाओ, और 2-3 हफ्ते लगा के ज़रा समझो सारी चीज़ों को, देन कॉमन सेंस होती है वजारत चलाना, तुम चला लोगे। इसलिए मैंने दूसरी, मेरा ओथ जो हुआ था वजारत का, वो पहले लॉट में नहीं हुआ था, दूसरे लॉट में हुआ था। उसके बाद जब हम आए वजारत में, तो यहाँ सीरियसली वो यही था कि हर चीज़ के अंदर एक खांचा था। तो अल्हम्दुलिल्लाह कोशिश की, काफ़ी सारी चीज़ें की। हम देखें ना आज के और उसमें सिर्फ फ़र्क क्या है। उस दिन मैं गया था किसी से मिलने, हमारे उनके किसी का इंतकाल हो गया, गवर्नमेंट ऑफिसर सीनियर 22 ग्रेड के जो रिटायर हुए रिजवान साहब, उनके ससुर का इंतकाल पे गया था। तो उनके बात जब हो रही थी, वो खुद भी रिटायर हो गए हैं, कि हमारे दौर में हम कंसिस्टेंटली ग्रोथ की बात कर रहे थे, यानी ग्रोथ कैसे करनी है और नए डेवलपमेंट प्लान्स कैसे लाने हैं। आज के दौर में हम सिर्फ सर्वाइवल की बात कर रहे हैं कि बचेगा कैसे। एग्जैक्टली। तो ये माइंडसेट है। देखिए ना, मैंने ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर, ईस्ट वेस्ट फॉर्म के मैंने अली भाई देखिए, ब्रिज बनाए। मैं बेसिकली जो बात कर रहा हूँ ना, मैं पोर्ट एंड शिपिंग के इस हवाले से कर रहा हूँ। एक करप्शन तो सिर्फ पोर्ट एंड शिपिंग में नहीं, हर एक मिनिस्ट्री में, हर एक उसमें है। लेकिन पोर्ट एंड शिपिंग में देखें, जो समंदर है ना, वो 3 हिस्से समंदर, और समंदर में इकोनॉमी, हम एक ब्लू इकोनॉमी का एक कॉन्सेप्ट, वो भी कभी किसने सबसे पहले ब्लू इकोनॉमी का नाम टीवी पे लिया इस मुल्क में? इसलिए मैं आपसे सवाल कर रहा हूँ ये ब्लू इकोनॉमी के लिए हमने, उसके लिए आपने जो जो चीजें की हैं, उसके लिए आपने अगर कोई फ्रेमवर्क बनाया तो वो हमारे नाज़रीन को देखिए ब्लू इकोनॉमी क्या है। ब्लू इकोनॉमी के अंदर जो ग्लोबली डिस्क्राइब किया गया है, उसमें स्पोर्ट्स, उसमें शिपिंग, उसमें शिप बिल्डिंग, शिप ब्रेकिंग, उसके अंदर क्लाइमेट चेंज का बहुत बड़ा अमल है, उसके अंदर गार्बेज है, उसके अंदर ऑल्टरनेट एनर्जी है, उसके अंदर फिशिंग है, और फ्यूल है, उसके अंदर सारी की सारी जो आपकी एनर्जी रिसोर्सेज समुद्र से ट्रांसफ़र होती है वो है। ये बहुत बड़ा एक होराइजन बनता है। इसमें आपके अंदर डीप सी ड्रिलिंग है, जिसमें से आप तेल निकालते हैं, गैस निकालते हैं। ये सारा का सारा जहाज कितने छोड़ के मोस्ट इंपॉर्टेंट इसके अंदर कोस्टल टूरिज्म, रियल एस्टेट डेवलपमेंट, ये सारा कुछ आता है। अब ये 3 साल 3.5 साल तो लगे समझाने में। अब इशू क्या है, एक हमने कमेटी बनाई आते के साथ ही, उस कमेटी को मैं चेयर करता था, और उसमें वाइस चीफ ऑफ नेवल स्टाफ का था, और बाकी बहुत सारी मिनिस्ट्रीज के सेक्रेटरीज बैठते थे। ऐसा ही है। और हमने वो सफाइल बनाई, पूरी मीटिंग को दर्जनों मीटिंग करने के बाद पूरा कॉन्सेप्ट पेपर बना के, बहुत सारी चीज़ें जो हमारे डोमेन में होनी थी, दूसरी वजारतों में पड़ी थी, उनका कोई ताल्लुक ही नहीं था उससे, वो, और बहुत सी चीज़ें तो हमारे पास पड़ी जिससे हमारा कोई ताल्लुक नहीं, दूसरे वजारत में नहीं थी, वो पूरी हमने पूरा पैकेज बना के वो सारा कुछ करवाया। ये पाकिस्तान के अंदर ना ब्यूरोक्रेसी या किसी भी मुल्क में बड़ा स्लो प्रोसेस होता है, फाइल घूम रही है। हमारे यहाँ तो डिजिटल हो गया था सारा, मेरे पास वो सारी फाइलें डिजिटल थी, दुनिया पेपरलेस की। लेकिन अब मैंने सुना है कि वापस वो नाड़े वाली फाइल आ गई है मेरे जाने के बाद। हाँ, हमारी तब से तो वजारत में मैं साइन ही नहीं करता था। 2000 नवंबर 2020 के बाद मैंने कहा ये मैं नाड़ा वाड़ा नहीं चाहिए मुझे। अब डिजिटल फाइल थी, सारा कुछ हमारा ऑन प्लेटफॉर्म पे था। हाँ, वो खैर जो आपने कहा ब्लू इकोनॉमी, अब देखें इसमें 18वीं तरमीम में एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात है। वो कहती है कि 12 नॉटिकल माइल तक, यानी कि साहिल समंदर से 12 नॉटिकल माइल तक जो भी कुछ अनक्लेम्ड है, अनक्लेम्ड पहले से अनक्लेम्ड, वो सूबे की मिल्कियत है। और 12 नॉटिकल माइल से जो आपकी 290 नॉटिकल माइल तक जो आपका पूरा जोन है, वो मिनिस्ट्री ऑफ मैरीटाइम का, फेडरल गवर्नमेंट का। अब वो जो 12 नॉटिकल माइल तक है, वो जो अनक्लेम मछली तो क्लेम नहीं होती, इसलिए फिशिंग, मिनिस्ट्री ऑफ फिशिंग जो है, यानी कि फिशरीज डेवलपमेंट, या वो सारा का सारा इधर आया हुआ है। अब फिशरीज डेवलपमेंट वहाँ है, MFD मरीन फिशरीज डिपार्टमेंट वो हमारे पास है, एक्सपोर्ट हम देखते हैं। सो इट्स अ लॉट ऑफ मिक्सचर चक्कर। तो इन चीज़ों को
अनटैंगल करने की ज़रूरत है, ठीक करने की ज़रूरत है इस मुल्क को। और हमने कोशिश की, हमने प्लान्स बनाए, हमने कॉन्फ्रेंसेस की, हमने नेवी को भी ऑन बोर्ड लिया, सारा कुछ करके वी हैड थिंग्स इन ऑर्डर। मेरे ख्याल में साल डेढ़ में वो जो हमारा इतना बड़ा प्रोजेक्ट था जो मैं लेके आया था, CPEC में भी डाला, वो कराची कोस्टल डेवलपमेंट जोन, जिसका पूरी दुनिया के अखबारों में दिखा कि इतना बड़ा, और वो डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट थी 3.5 अरब। नहीं तो ये चीजें आप पब्लिक को बताते क्यों सारी नहीं? पब्लिक जैसे को अभी आप बता रहे हैं, हाँ। नॉर्मली आप देखें पब्लिक इज नॉट अवेयर। ये जो आपकी जो ऑपोजिशन वाले हैं वो भी क्लेम ये करते हैं कि जी खान साहब जो है ना कोई मंसूबा ही नहीं लाया, अगर कोई एक मंसूबा लाए हो तो बताएं। ये चीजें KCC-DZ जो कराची कोस्टल डेवलपमेंट जोन है, ये दुनिया के अखबारों में छपा, पाकिस्तान में भी छपा, बाहर भी छपा, टीवी पे प्रोग्राम्स हुए, सब कुछ इसमें हुआ। देखिए पब्लिक भूल जाती है। ये जो मेरा बेटा 3 साल का था ना, 2 साल का, मैं बता रहा हूं, लोग नहीं भूलते ना, सुन ले, सब भूल जाते हैं। कोको कोला जो है ना, वो सबको पता है कोको कोला की बोतल कैसी है। वो अरबों रुपए रोज खर्च करता है इश्तिहार के, पब्लिक को याद दिलाने के लिए। हैमरिंग, हाँ, कांस्टेंट हैमरिंग है। तो वो कांस्टेंट हैमरिंग करने के लिए हमारे पास, मैं सारा दिन बैठ के, अब मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट्स एंड शिपिंग की तो बात नहीं करूंगा, मैं तो आगे बढ़ गया हूँ। जब तक मैं बैठा था सबको नजर आ रहा था, अब वो साल हो गया, साल में निकल गया, आउट ऑफ साइट आउट ऑफ माइंड है। ओके, देयरफॉर आप हैमर कर, आप जब सबको पता है बल्ले का निशान PTI का है, अब किसको याद है कि तीर तो था ही नहीं पीपल्स पार्टी का निशान, क्या निशान था पीपल्स पार्टी? तलवार। हाँ बताएं किसको याद है? हाँ, किसी को भी याद नहीं। तो देयरफॉर भूल जाते हैं लोग। तो आपको कांस्टेंट हैमरिंग करनी पड़ती है, ये आपकी बात ठीक है। लेकिन मैं बैठ के सारा माशाल्लाह जो मीडिया सेल है दैट इज वेरी स्ट्रांग एंड दैट शुड फोकस ऑन दीस टाइप। हम अभी जो कर रहे हैं ना फोकस, आखिरी बात मेरी, अगर मैं ये करना शुरू कर दूं ना, बोलेंगे अभी वजारत पे रो रहा है, हम वजीर बनने नहीं आए थे। हमने जो करना था वो करके दिखा दिया। अल्लाह को भी पता है, अवाम को भी पता है, और जो मिनिस्ट्री के लोग हैं सारों को पता है हमने क्या किया। उसके बाद ये चेयरमैन तो लगा नहीं सका KPT में, हर 3 महीने में चेयरमैन बदल रहा है, कोई रुक टिकता नहीं है वहाँ पे। नहीं, वैसे नाज़रीन एक बात है जरी साहब की ये भी कि 18th अमेंडमेंट में ना ये थोड़ी सी है, चीज़ें काफ़ी सारी अनक्लियर हैं। कुछ विफाक के पास है, कुछ जो है वो सूबों के पास है। एजुकेशन को ले लें, हेल्थ को ले लें, इसी तरह जैसे मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट एंड शिपिंग का बताया, तो काफ़ी सारी ये चीज़ें क्लियर होनी चाहिए, या तो पूरी सूबे के पास हो या पूरी विफाक के पास हो, ताकि कोई एक साइड पे हो। अब होता ये है कि वो क्रेडिट लेने के टाइम पे सारे आ जाते हैं और जो बुराई आती है तो वो एक दूसरे पे डाल तो साहब इसमें एक चीज़ ऐड कर दूं। जी, जी। देखें, जो गवर्नेंस की बात है ना, जो पॉलिटिकल विल और पॉलिटिकल गवर्नेंस की बात है, उसी 18वीं तरमीम की वजह से खैबर पख्तूनख्वा का एजुकेशन लेवल कितना बेहतर हो गया। बिल्कुल। तो इट इज अबाउट डिलीवरी। इसका आपने काम क्या करना है, इसी 18वीं तरमीम की वजह से हेल्थ अगर सूबे के पास है, आप सिंध की हेल्थ की फैसिलिटी देख लें और खैबर पख्तूनख्वा इसके ऊपर आगे जमीन आसमान का फर्क, आगे बात करते हैं इसके ऊपर। अच्छा, नेक्स्ट में ये आपसे पूछना चाह रहा हूँ, इस वक्त जो सिंध में ख़ास तौर पे आप माशाल्लाह सिंध का आपके पास है वो चार्ज, तो ये क्या इंफ्रास्ट्रक्चर और ग्रास रूट लेवल के ऊपर जो है ना वो PTI नज़र नहीं आती, तो उसकी क्या वजह है, नंबर 1। और नंबर 2, उसके लिए आप क्या इकदाम कर रहे हैं कि जो है ना ग्रास रूट लेवल के ऊपर, गली मोहल्ले की सतह के ऊपर PTI जो है ना वो क्यों नज़र नहीं आ रही है सिंध में? पहले सिंध पे आप बात करें, फिर कराची पे करें। मैं आपको पूरे सिंध का एनालिसिस कर देता हूँ। असल में ये थॉट गलत है, और मेरी भी यही थॉट थी जो आपने कहा ना। जब तक मैं सिंध की गली कूचों में नहीं घुसा, मेरा भी सोच यही था जो आप कह रहे हैं। ये असल में इसका बिल्कुल रिवर्स है। सिंध के अंदर पॉलिटिक्स है फ्यूडल, 2 खानदान हैं, 3 खानदान हैं, और वही लड़ रहे हैं 70 साल से, 75 साल से। बहुत कम लोग हैं जो उसमें से ऊपर आए हैं। यानी कि अगर फैमिलीज का होल्ड है, अगर महड ऊपर हैं और जतोई यहाँ हैं और रिंद वहाँ हैं, ये वही फैमिलीज का होल्ड है, इन्हीं के अंदर से निकल रहे हैं। अब तालपुर हैं, वो इतने बड़े बड़े हो गए। तो जो नीचे ग्रास रूट है ना, वहाँ PTI का बहुत बड़ा सर्ज है। ऊपर वाले डरते हैं, गरीब आदमी को डर की जरूरत ही नहीं है, उसका क्या करेंगे वो तो बेचारा। ऊपर वाले केयरफुल क्यों है? ऊपर वाले केयरफुल इसलिए हैं कि ये जरदारी माफिया जो 15-16 साल से इधर बैठा है, इसने पुलिस को और DC को और रियासत के इदारों को इस्तेमाल करके ना रियासती दहशतगर्दी की है लोगों पे। मतलब ये है कि अगर आपकी ज़मीन है 400-500 एकड़ और आप एक इन्फ्लुएंशियल हैं अपने इलाके के सिंध में, और आप पब्लिकली अनाउंस कर देते हैं कि जी चौधरी अकमल साहब, मैं तहरीक इंसाफ ज्वाइन कर रहा हूँ,
पहले तो आपकी ज़मीनों के ऊपर फड्डा पड़ जाएगा, फिर आपका पानी बंद होगा या ज़्यादा पानी छोड़ दिया जाएगा, फिर आपका सारा दिन आपके हारी जो है, आपका कोई कज़न का बेटा, आपका कोई हारी, कभी कोई उस पर कभी बकरी चोरी के नाम में उठा के ले जाएगा, कोई काराकोरी पे उठा के ले जाएगा, कोई साइकिल चोरी हो गई थी उठा ले जाएगा। 400 आदमी की नाम मालूम अफराद की FIR कट गई। ये नहीं सर, एक तरफ तो आप ये क्लेम कर रहे हैं कि सिंध में जो है ना, मुझे ये बताएं अब नवाबशाह में आपके कितने ऑफिस हैं? सर मैं आपको बताता हूँ, मैं पूरे सिंध में हमारे 190 दफातर है, खाली नवाबशाह को जोड़े पूरे सिंध में 190 दफ्तर है। ठीक है। नवाबशाह में 2 दिन में 24,000 लोगों को मेंबर बनाया, 2 दिन की मेंबरशिप कैंप लगी थी, 24,000 लोगों ने साइन अप किया। मेरी पहले आप कॉन्सेप्ट प्रॉब्लम समझ लें, आपके ऊपर ऐसे ऐसे चार्ज लगेंगे कि आप शायद तक ना पहुंच सकें क्योंकि आप थोड़े तगड़े हैं, लेकिन जो आपके नीचे वाले ना वो आपकी इतना तंग करेंगे। लेकिन ये जिस्म है, ये दाना छोटी उंगली पे निकलता है ना तो पूरा दिन आदमी घर में बैठता है, तो वो छोटी छोटी चीज़ें इतनी काटेंगे आपको, आप बोलेंगे किधर फंस गया हूँ। ये इन्होंने एक पूरा गेम सिंध के अंदर तबाही का बनाया हुआ है। मैं छोटे बड़े हर एक से राब्ते में रहा हूँ, राब्ते में हूँ, आज भी राब्ते में हूँ, यानी कि आज के दिन की बात कर रहा हूँ। बहुत लोग तैयार हैं, वेटिंग कि ये जैसी केयरटेकर आएगा फिर आप देखिएगा। अब इलेक्शन लड़ने के लिए रिसोर्स चाहिए। अफसोस का मुकाम है कि ये फैक्ट है, झंडा चाहिए, डंडा चाहिए, झंडे में लगाने का, जलसा करना है, बैनर लगाना है, पैनाफ्लेक्स लगाना है, इलेक्शन डे को संभालना है, कैंप लगाना है, खाना पहुँचाना है 400, 800, 1500 आदमी का। पोलिंग एजेंट है, थोड़ा मसल चाहिए, वो अंदरूने, यानी कि अगर आपका अर्बन रूरल इलाका है, गाँव के अंदर वो पुलिस के और वो सारे, ये सारा चाहता है पैसा, फ्री में होता कुछ नहीं है। आप जितनी बड़ी भी तंजीम बना लेना, वो आपके तंजीम को, अब वो करते क्या हैं? अरसलान गुमन आपका MP कैसे अरेस्ट हुआ था? वो तो किमाड़ी में था नहीं सर। देखिए वैसे उन्होंने कहा 400 लोग नामालूम, अब नामालूम है, आप उतरे यहाँ से आपको उठा के ले जाएंगे। सर ये एक ट्रेडिशन है, ये पार्टियां जो है ना नजरिए पे चलती हैं, पैसा जो है ना वो मेरे ख्याल में सेकेंडरी है। ये बिल्कुल ये बात करेंगे, हमारी नजरिए की पार्टी पूरे सिंध के अंदर उतर चुकी है, लेकिन हमारा चैलेंज ये है, तो इसका हल क्या है? मतलब अब इसका हल ये है कि जो पावर ब्रोकर्स हैं, जो जरदारी जैसे डाकू को बैक करते हैं, वो जरा पुष्पनाई खत्म करें और उससे पैसे लेना बंद करें। तो कौन करेगा? ये जो पावर ब्रोकर है वो ये कर रहे हैं। बड़ी जबरदस्त गुफ्तगू चल रही है, एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होते हैं। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। में आपने कह दिया कि चलें जी फ्यूडल्स नहीं आने दे रहे, तो कराची में तो फ्यूडल्स नहीं है ना। कराची में क्या? कराची में हमारी 14 सीटें हैं। कराची में जमात इस्लामी ले गई है अच्छे खासे, यहाँ पे जो है ना। अच्छा मुझे जरा एक सवाल का जवाब दें, आप इतने मासूम हैं नहीं जितने आप मासूमाना सवाल पूछ रहे हैं। वसीम बदामी को रहने दें, वो एक्टिंग वो अच्छी करता है, आप नहीं करें वो एक्टिंग। नहीं हम मुझे जरा एक बात बताएं, जो जमात बाय इलेक्शन में एक कैंडिडेट नहीं खड़ा कर सकती, वो इतने सारे लेके जाएगी। आप कराची में? मैं जवाब दे रहा हूँ। आप कराची में? जी कराची में पैदा यही हूँ मैं तो। आप यहीं रहते ना? माशाल्लाह दूध की नदियां बह रही हैं, कोई कच्ची रोड नहीं है, सफाई है, स्कूल अच्छे हैं, हॉस्पिटल अच्छे हैं। पीपल्स पार्टी को 90 यूसीआं मिल गई, इतना अच्छा उन्होंने काम। चले पीपल्स पार्टी नहीं, जमात इस्लामी की बात करें। अरे पहले दोनों, मैं दोनों की बात कर रहा हूँ ना। मैं आपसे सवाल पूछ रहा हूँ, ये लोगों को कराची के, खुदा के वास्ते कराची वाले लोगों को बेवकूफ ना समझें, खुदा के वास्ते इनकी इंसल्ट ना करें इंटेलिजेंस की। 11 बजे तक रात को आप कह रहे हैं सुबह बम फट जाएंगे, 4 दफा आपने इलेक्शन डिले कर दिया। ओ जी सुबह बड़ा खतरा है, अभी CM के दफ्तर में मीटिंग हुई है और इंटेलिजेंस के इदारे और लॉ एनफोर्समेंट, कल जी बड़ा खतरा है, कोई तालिबान के एक्शन, दम बम फट जाएंगे पोलिंग स्टेशन में। लोग घरों में बैठे, आप उधर ठप्पे लगा के इलेक्शन जीत गए। मैं आपको रिजल्ट देता हूं, चले 20 यूनियन काउंसिल के तो मैं आपको देता हूं, जहां पे फॉर्म 14 के ऊपर 52 वोट लिखा हुआ है, वो तो आगे 7 लगा दिया, 752 हो गए, आप जीत गए। तो कौन सी कराची वालों को आप धोखा करते हैं कराची वालों के साथ, फिर कहते हैं कराची वालों को। अच्छा मेरा जो पर्सनल इसमें इम्पैक्ट है ना, वो ये है कि बेसिकली चूंकि ग्रास रूट लेवल के ऊपर तंजीम साजी, वो तलाल चौधरी वाली नहीं, तंजीम साजी जो है ना प्रॉपर नहीं है, इस वजह से शायद आप जो है ना वो जो बल्दियाती जो है वहां पे। अच्छा चलिए मेरा सवाल देखिए ना, ये आप सवाल कर, पीपल्स पार्टी की तंजीम साजी है कराची में?
पीपल्स पार्टी के अपने एरियाज की हद तक है जो नहीं, जो नवे वो जीत गए, बैठ गए, लियारी में और बात उनकी करूं, तंजीम बलिया में साथी बात करूं, वहाँ है उनका और स्ट्रक्चर। ये जो हमारी है जमात इस्लामी के भाई, इनके तंजीम साजी गली गली में है सर। खुदा के ये परसेप्शंस क्रिएट करते हैं, और हमारे अफसोस की बात है कि पॉलिटिकल पार्टी के अंदर जो झगड़े होते हैं ये वो परसेप्शन क्रिएट करते हैं लीडरशिप पे जाके, अच्छा, जिनको कुछ नहीं पता ग्राउंड में क्या है। ये सारे तो जाके अलायंस करने के लिए तैयार हुए थे, मैं अकेला खड़ा था कि अलायंस नहीं करना। एक नई जमात से जो पौधा निकला था उसको वोट तो वो जीता नहीं है, ये सारे इधर अलायंस करने को तैयार थे। अच्छा, मेयरशिप में आप किसको सपोर्ट कर रहे हैं? पीपल्स पार्टी को नहीं आने दूंगा। उसके लिए जमात इस्लामी के साथ वैसे भी आपका जो है ना पीपल्स पार्टी को नहीं आने दूंगा, कॉमन सेंस है। पीपल्स पार्टी को नहीं आने दूंगा इंशाल्लाह। नंबर 1। नंबर 2, अभी सब्र करें, ये 11 यूसी के इलेक्शन होने, 40-45 यूसियों की केसेस गए हुए हैं ट्राइब्यूनल में, चीजें कुछ पहले खुल के सामने। अभी मेयर तो जाती इलेक्शन जनवरी 24 को हुआ है, ये जो मार्च फरवरी गुजर गया, मार्च गुजर गया, अप्रैल भी अब खत्म होने लगा है, आपके पास खत्म ही हो जाए। कौन सा मेयर, कहाँ है मेयर? पिछला वाला फेज 1 कब हुआ था? फेज 1 जो सक्कर लाड़काना वो कब हुआ था? 8-9 महीने हो गए इसको। उनके तो ऑफिस बेरर्स कहाँ है उनका टाउन नाज़िम? सर इसके ऊपर मैंने आवाज तो नहीं उठानी है ना, आप लोगों ने सर हम तो आवाज उठा के थक गए, लेकिन जब लोग मुलव्वस हों, जब सारे बड़े मिल के मुल्क को लूटने में मुलव्वस हों, अना पे, एरोगेंस पे, यानी कि गुरूर पे और तकब्बुर पे फैसले करें, कॉन्स्टिट्यूशन पे फैसले ना करें, मुल्क की बेचने के लिए ना करें, अपनी ज़ात के जी हमारे से अथॉरिटी कैसे ले ली, ऐसी कम तैसी। हम ये जब ये मुल्क डूब जाएगा, ये किसी के बाप का मुल्क नहीं है, सबके बाप का मुल्क है। अच्छा, एमकेएम का भी जो है ना ये अभी ज्वाइंट वेंचर हुआ, तकरीबन सारे ही धड़े मिल गए हैं, उसमें मैं बड़ा खुश हुआ, साहब का बड़ा रोल है, तो उसको आप कैसे देखते हैं? मेरे ख्याल में अब तो एमकेएम बड़ा आपको टफ टाइम देगी। मैं बड़ा खुश हुआ था जिस दिन ये हुआ था। इसमें खुशी की क्या बात? मैं तो बड़ा खुश था। एक तो मजबूर कौमी मूवमेंट की सारी मुनाफिकत या मुनाफिक कौमी मूवमेंट या जो भी कह लें, मजबूर मैं इसलिए कहता हूँ कि हम फ़ोन कॉल का इंतज़ार कर रहे हैं, हम फ़ोन कॉल का इंतज़ार कर रहे हैं। ये फ़ोन कॉल पर चलने वाली जमात है। पहले लंदन से अल्ताफ़ हुसैन फ़ोन करता था, पता नहीं कौन फ़ोन करता है इनको, तो ये फ़ोन कॉल का इंतज़ार करते हैं। आप फ़ोन करवा दें, मुझे खुद कहते थे, हम तो गए रात को जब ये अप्रैल में, जब ये हमारी 1 साल पहले रिजीम चेंज पे, आप फ़ोन हमें फ़ोन नहीं आया। किसका फ़ोन आना है यार, अपने फैसले खुद करो, नंबर 1। दूसरा, मुनाफिक इसलिए कि एक दूसरे को रॉ का एजेंट कहते थे, अब साथ गोद में बैठ गए, एक दूसरे को कातिल कहते थे। हम उनसे अलायंस नहीं करेंगे। चले, जो भी कहते थे बैठ गए ना। अरे बड़ा अच्छा है। अच्छा, तो अब आप ये बताएं कैसे अच्छा है, क्या मतलब, क्या आपको इसलिए अच्छा है कि कराची वालों को खुदा के वास्ते, मैं ये असल में प्रॉब्लम पता है क्या है, मैं अगर ये बोलूँगा ना ये बहुत कंट्रोवर्शियल बात होगी, लेकिन ये रियलिटी है। प्रॉब्लम ये है कि किसी को फिक्र नहीं है सिंध की, पूरे पाकिस्तान में किसी को सिंध की फिक्र नहीं है। कराची में आओ, माल बनाओ, 90% टैक्स पूरा सिंध का कराची चलाता है, किसी को फिक्र नहीं कराची की। यहां आते हैं माल बनाने, बस किसी को फिक्र नहीं है। 3 आदमी, अफसोस हुआ मुझे उस दिन, बेचारे वो गुर्बत फैल गई है। 3 आदमी पंजाब में आटे की लाइन में वो धक्कम धक्की में मारे गए, सारे मुल्क सर पे उठ गया। 20 आदमी यहाँ रोज मरते हैं। आप कोई सिंध में जाके लाड़काना के ऊपर चला है ना, बात भी नहीं करता, 2 आदमी बात करते हैं, वो मुल्क छोड़ के चले जाते हैं। देखिए किसी को फिक्र नहीं है सिंध की। बलूचिस्तान में वही 40-50 सरदार है, वो पूरा चलाते हैं। असेंबली में अपोजिशन ही नहीं होती, एक आदमी बैठा था अपोजिशन में, सारे के सारे वजीर होते हैं। हाँ, खैबर पख्तूनख्वा इंडिपेंडेंट है, हमेशा से इंडिपेंडेंट रहा है। इंडिपेंडेंट माइंडेड लोग हैं, कभी उन्होंने किसी के ऊपर से, वो अपने लीडर सेलेक्ट करते आए हैं, गलतियां करते हैं, ठीक करते हैं, यानी कि MWM, ANP सारा उन्होंने किया। ये पहली दफ़ा तारीख में कि 2 दफ़ा PTI की हुकूमत आई, तीसरी आने लगी। यहाँ पे फिक्र नहीं है, यहाँ ठेके पे दिया हुआ है जरदारी को सिंध, सारी पावर्स ने। वो माल खिलाता है, खुद भी खाता है, उसने सब ठेके पे दिया हुआ है। यहाँ ये वो सूबा है जहाँ लोग भूख से मर रहे हैं, रोज यहाँ लोग भूख से और प्यास से मरते हैं, और जो पानी पीता है वो गंदा पानी पीने से मर जाता है। किसी को फिक्र नहीं है। इजहारबंद निकाल के लोगों को ड्रिपें लगती हैं। वो आपकी बात है बिल्कुल। तो और यहाँ बैठ के कराची के एयर कंडीशन के कमरों में बैठ के वहां पूरे सिंध की बात होती है। अफसोस की बात है चौधरी साहब, किसी को फिक्र नहीं है।
ना पिंडी को फिक्र है, ना अपारा को फिक्र है, ना इस्लामाबाद को फिक्र है, ना सीएम हाउस को फिक्र है, सिंध की किसी को फिक्र नहीं है। सिंध में लोग, बच्चा भूख से मर रहा है, किसी को फिक्र नहीं है। माल बनाने की सबको फिक्र है। आजकल जो हालात डेवलप हुए हैं उसमें सिर्फ सिंध मैं नहीं, आपको पूरे आज तक पाकिस्तान का ये हाल है काटिएगा मत कि नहीं हम कोई कुछ काटते नहीं है। ना कॉन्स्टिट्यूशन एवेन्यू पर जितने दफातर हैं उनमें से किसी को सिंध की फिक्र है, किसी को सिंध की फिक्र नहीं है। सर इस वक्त मुल्क में आप ये देखें कि सिंध में कच्चे में डाकुओं डाकू का राज बनते है। क्यों हैं? क्यों बनते हैं डाकू? क्यों बनते हैं डाकू? मैं उजैर बलोच की, मैं क्यों बना उजैर बलोच क्यों बना? पैदा उजैर बलोच हुआ था। हालात ने बनाया, हालात बनाते हैं लोगों। बच्चा मासूम पैदा होता है। क्यों आपने तालीम का निज़ाम तबाह किया है? किसने कहा आपको हेल्थ का निज़ाम ठीक ना करें? क्यों हमारे ज़माने में, इमरान खान के ज़माने में इज्जत से 12,000 रुपये कोविड के अंदर बढ़ते थे, किसी को पता नहीं चलता था? क्यों हेल्थ कार्ड हमने पूरे पाकिस्तान में लगाया? क्यों नहीं सिंध ने अलाउ किया हेल्थ कार्ड करने के लिए? क्यों यहाँ के लोग पाकिस्तान वाले दे रहे ना 3,000 रुपये महीना शायद दे रहे। किस तरह दे यार, खुदा को माने। आप पीपल्स पार्टी का बैच लगा के इंटरव्यू कर लेना फिर मुझसे, फिर मैं उस तरीके से बात कर लूँ। मैं आपसे ऑनेस्टली बात कर रहा हूँ। इस सूबे के लोगों को किसी को फिक्र नहीं है। इसको डैमेज बार बार किया जा रहा है, और अगर ये नहीं आपने एड्रेस किया, मैं सब जमातों को कह रहा हूँ, इस सूबे की किसी को फिक्र नहीं है। सिर्फ इस सूबे से जी बस कराची से सीटें मिल जाए, इस सूबे की किसी को फिक्र नहीं। ये सब कराची को ना चूना लगा के बोलते जी बड़ा साफ हो गया। ये कराची का तो मास्टर प्लान नहीं बनने देते। तो लाहौर का मास्टर प्लान चौधरी परवेज इलाही साहब ने जो बनाया है, उसके ऊपर चला लाहौर, उस पे बनाया लाहौर, उस पे स्टे ऑर्डर हो गया सर। अब नहीं बनाया, मुशर्रफ के जमाने में लाहौर आप जाए ना, हर सीएम ने लाहौर को ऑन किया। आप लाहौर का डीएचए देखें। चले हमारे नाज़रीन को बताएं, आप फिर कराची लाहौर का डीएचए देखें सर, कराची का डीएचए देखें। ये ऑन रिकॉर्ड है। आप बताएंगे जी, आप जो है वो आके नेक्स्ट टाइम जब आपकी गवर्नमेंट आती है तो आप कराची को क्या बनाएंगे और सिंध को क्या बनाएंगे? मैं कराची को कराची बनाऊंगा। मैं कराची को कराची बनाऊंगा। मुझे पेरिस अभी क्या कराची क्या है? अभी कराची नहीं है। अभी कराची ये मुझे ये इस वक्त किसी से पूछेंगे, शरीफ बोलेंगे रहने की जगह नहीं है। कराची नहीं है। कराची में बड़ा पोटेंशियल है। बिल्कुल, मैं दुनिया वालों को मैं कराची को बनाना चाहता हूं कि पेरिस वाले बोलेंगे हमें कराची जैसा बनना है। हम उनसे बेहतर हैं भाई। अच्छा, हमारी बात बीच में की गुलामी के हम पेरिस बनाएंगे भाई? क्यों बनाएंगे पेरिस? जो कराची को कराची तो बना लो पहले यार। अच्छा ये बताएं, एमक्यूएम और पीपल्स पार्टी दोनों के मुकाबले में आपको कौन सी जुमात ज़्यादा बेहतर लगती है? दोनों मुनाफिक हैं। अच्छा, आसिफ जरदारी सबसे बड़ी बीमारी है इस मुल्क की। डाकू है, कातिल है, लोगों को मरवाता है, पुलिस वाले नहीं छोड़ता। और एमक्यूएम को सबको पता क्या है, और ये एक दूसरे को कहते थे, आज सारे गोद में बैठे हुए हैं। अच्छा। इसमें तो मैं सीधी बात करने वाला आदमी हूँ। अच्छा, एक जो है ना वो चीज़ और है कि जब भी एहतजाज वगैरह की कॉल दी जाती है या होता तो बहुत कम जगहों पे पब्लिक निकलती नहीं है। एक सिर्फ वो जो जिस दिन ये जो आपके वो रिजीम चेंज ऑपरेशन जिसे आप कहते हैं वो हुआ था, तो उस दिन ये जौहर पे उधर बड़ी पब्लिक निकल आई थी। वहाँ पे कोई जो है ना वो आप लोगों का रहनुमा उस दिन नहीं था। लेकिन उसके बाद जब बुलाया गया, पूरी कराची की नहीं जिस उसके इमीडिएटली नेक्स्ट डे की बात, हाँ मिलेनियम कराची की लीडरशिप उधर थी। बिलाल गफ्फार सदर थे, जो आफ्ताब सिद्दीकी आज सदर हैं वो भी वहाँ थे, सारे एमएनए एमपीएस वहाँ थे। जो इस्लामाबाद में थे वो इस्लामाबाद में थे, हम इस्लामाबाद में थे उस दिन। तो उसके बाद फिर अपेरेंटली आप क्या इससे एग्री करते हैं कि आप बहुत पब्लिक निकाल लेते हैं उसके? अब उसके बाद कई मरतबा जो है ना वो खान साहब ने, कुछ अच्छे हुए हैं, कुछ अच्छे नहीं हुए। उसकी क्या वजह, क्यों नहीं निकल अच्छा नहीं हुआ था? बहुत बड़ा हुआ था। ये जो अल्लाह वाला चुरंगी पे हुआ था वो छोटा हुआ था, भेज देता हूँ आपको फुटेज में, बहुत बड़ा हुआ था। ऐसे तो बहुत सारे उसके बाद ही मिलेनियम पे ऑल पे और भी बड़े हुए। तो मतलब आप इसको स्ट्रेट अवे डिनाई कर रहे हैं कि नहीं बड़े बड़े वाकयात हुए हैं? कि कुछ अच्छे हुए हैं, कुछ अच्छे नहीं हुए। हम यहाँ से इंसाफ हाउस से वॉक करके गए इलेक्शन कमीशन तक, याद है आपको? भूल है कितनी बड़ी दुनिया थी इलेक्शन कमीशन में? वो अच्छा नहीं हुआ था, वो तो 6 महीने पुरानी बात है। नहीं जलसे नो डाउट प्रोटेस्ट वॉक थी। हम वॉक करके गए थे इंसाफ हाउस से इलेक्शन कमीशन तक, हजारों लोग साथ गए थे जब भी इलेक्शन कमीशन इलेक्शन डिले कर रहा था। तो ठीक है, तो देखिए हर प्रोटेस्ट बड़ा, हमने ना बंदूक कभी नहीं उठाई, ना हम वायलेंस में बिलीव करते हैं, ना हम वायलेंस को सपोर्ट करते हैं, ना हम कभी वायलेंस करेंगे। लेकिन ये समझेंगे जी अल्ताफ हुसैन की कॉल की तरह पूरा शहर बंद हो जाए, गोलियां चला के, ये हम कभी नहीं करेंगे। हम वॉलंटियर जमाते हैं, लोग हमारे पास वॉलंटियर पॉलिटिक्स कर रहे हैं और पाकिस्तान की मोहब्बत में कर रहे हैं, पाकिस्तान को डैमेज करने के लिए नहीं कर रहे। वो तो गाड़ियों को आग लगाते थे, हमारे किसी जलसे में गाड़ी आग लगी है। तो अब आप नेक्स्ट इलेक्शन में क्या नैरेटिव लेके जा रहे हैं? नैरेटिव तो मैं आपको बताऊंगा जब इलेक्शन कॉल होगा, लेकिन ये इंशाल्लाह मैं ज़रूर बताऊंगा
कि इंशाल्लाह अगली हुकूमत सिंध में तहरीक इंसाफ बनाएगी। नहीं बनाएगी, बिल्कुल बनाएगी, लेकिन क्या आपका एजेंडा क्या होगा, नैरेटिव, मतलब क्या क्या आप पब्लिक को क्या मैं आपको करेंगे? जब मैनिफेस्टो यानी लॉन्च आपके होगा, जल्दी इलेक्शन होता हुआ नजर नहीं आ रहा है। जब हमारा मैनिफेस्टो तैयार है, जब मैनिफेस्टो लॉन्च होगा आपको पता चल जाएगा, उस पर एक पूरा अलग प्रोग्राम करेंगे। अच्छा, कैसे प्रॉब्लम सबको पता है, कैसे सोल्यूशन किया और इम्प्लीमेंट करना, ये होता है असल गेम। सबको पता है कि पानी गंदा है, सबको पता है कि BHU खराब है, सबको पता है कि तालीम खराब है, सबको पता है इंफ्रास्ट्रक्चर खराब है, सबको पता है कि 6-6 अरब रुपए DC खा जाता है, जमीन खरीदने के दिए जाते हैं उसको अच्छा, पटेवारी को। आजकल जो है ना कामरान टिसोरी गवर्नर सिंध साहब जो है ना वो बड़े एक्टिव हुए हैं, वो कह रहे हैं कि मैं जो है ना इमरान खान साहब का जो विजन जो है वो मैं आगे लेके चलूँगा। कम अज कम ये तो एक्सेप्ट किया उन्होंने कि विजन इमरान खान विजनरी है। उनका तो कोई विजन था नहीं, ये एक्सेप्ट कर लिया ना कि इमरान खान विजनरी है। हाँ, अच्छी अच्छी और- चीज़ अगर और कहीं उसका- पे भी वो पिक और करनी उसने चाहिए। अगर उसने ये काम शुरू किया है तो अच्छी बात है। रमज़ान में सहरियाँ उन्होंने, अच्छा कर रहा है। अफ्तारियाँ और ये मैं मुझे पता चला कल गए थे, उन्होंने कहा जी रिक्शा ड्राइवरी, अच्छी बात है, एक्सेप्ट करता हूँ, अच्छी बात है। देखें कामरान टसूरी खुद कैसा आदमी है, उसके ऊपर एक तो FIR, उसके ऊपर तो इंटरपोल की भी अरेस्ट, वो भी आपको दे चुका हूँ, मैंने आप ट्वीट किया हुआ है, दुबई जा नहीं सकता, उसको छोड़ दें, ये काम वो अच्छा कर रहा है, उसको एक्सेप्ट। मतलब एक जो पब्लिक फिगर है और वो बेसिकली जो है ना मैं आपसे कह रहा हूँ ना, अच्छा कर रहा है, ये काम अच्छा कर रहा है। और इमरान इस्माइल साहब के मुकाबले में कैसा इमरान गवर्नर है इस्माइल एज ए अलग गवर्नर? गवर्नर था, वो ये अलग है। ये इसको हम रूल्स में खेलते थे, इनके पास यहाँ तो रूल्स कोई नहीं दी हुई ना, मतलब अब तो रूल खत्म है, अब तो सुप्रीम कोर्ट को भी नहीं मान रहे, जिसकी जो मर्जी है वो कर रहा है, इस तरह के इख्तियारात देते हैं इमरान इस्माइल को। इमरान इस्माइल इससे बहुत अच्छा करता है। नहीं तो अभी टिसोरी साहब को क्या इख्तियारात दिए हैं? अरे मसलन इख्तियार ये है कि तुम्हारे से कुछ पूछगछ नहीं है, जो मर्जी करना है करो। बातों हो की गया? हद तक ये मेरे ख्याल में तो नहीं नहीं ऐसे नहीं है यार, आप सुप्रीम कोर्ट को तो मान नहीं रहे, वो कह रहा है 16 तारीख को इलेक्शन करो, आप नहीं करेंगे। यानी कि इख्तियार ये है कि आप कौन इनको ये प्रेशर कर रहा है। तो इमरान खान के घर में हमला किसने करवाया? इनकी इतने ये गिर गए हैं कि वो जो एक हमारी प्रीवियस फर्स्ट लेडी है इमरान खान साहब की, बुशरा बीबी, जो उनकी बीवी है, वो किस तरह के उनके ऊपर घटिया टीवी में इल्जाम लगा रहे। आज इमरान खान की वालदा के ऊपर भेज दिया नोटिस उन्होंने, जिनको 3 दिहाई हो गई है अल्लाह ताला के पास जाके कि जी आपके टैक्स लगाओ। ये पागल बना रहे हैं इसको। देखिए उसमें तो कोई शक नहीं है, जो चीज़ गलत है 150 के करीब FIR कर दी हैं और मेरे में पर्सनलाइज भी किस्म 3 की जो है, है ना आप वो- दहशतगर्द से इंटरव्यू ये मेरा भी सवाल था कि आपके ऊपर कितनी FIR हैं। तीनों दहशतगर्दी की हैं। तो अभी स्कोर में सबसे ज्यादा तो खान साहब ही जा रहे हैं, उसके बाद दूसरे तीसरे चौथे खान नंबर साहब पे में कौन है? टॉप प्लेयर भी तो है ना, जब भी तो दुनिया के नंबर 1 ऑलराउंडर। 150 के करीब। अच्छा, शहबाज गिल के साथ जो है वो जो हुआ था, तो वो क्या अभी आगे चल रहे हैं? सुनने में आ रहा है कि वो बैरून मुल्क जा रहे हैं और वो शहबाज गिल तो मेरे नज़र में रोज़ जमान पाक में होते हैं, अभी तक तो मुझे नहीं पता, अगर वो आ रहे हैं, रुक रहे हैं, जा रहे हैं, वो उनका अपना ज़ाती फैसला है, लेकिन वो पार्टी के हमारे दोस्त हैं, हमारे भाई हैं, और उनके साथ बड़ा जुल्म हुआ है, आजम स्वाति के साथ बड़ा जुल्म हुआ है। इस तरह की हरकतें ये जो कर रहे हैं कपार के, ये कोई तरीका तो नहीं है करने का, ये दुनिया में कहीं नहीं होता। बिल वो तो होता तो नहीं है, लेकिन आपकी नॉलेज में है कि शहबाज गिल विल बी रिमेन हियर? मुझे नहीं पता, वो तो उनका ज़ाती फैसला है, ये मुझे पता है कि अभी वो एक्टिव है। अच्छा, गुफ्तगू चल रही है, एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होते हैं। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। PTI जो है ना वो एंटी स्टैब्लिशमेंट नैरेटिव लेके चल रही है, नहीं बिल्कुल, जबकि दूसरी तरफ सर सवाल सुन, उसके बाद PDM जो है वो एंटी जुडिशरी जो है ना वो नैरेटिव उसने बिल्ड किया हुआ है। तो मतलब इदारे, क्या आपका क्या ख्याल है इस तरह अगर इदारों को जो है, ये एक आम आदमी की राय है, उसके हवाले ज़रूरी थोड़ी आप उससे एग्री मैं क्लियर करें, कर देता हूँ। तो मतलब इदारों को अगर इस तरह इन्वॉल्व करके हम लेके चलेंगे तो आपका क्या ख्याल है, रियासत फिर कौन बचाएगा? जजों की वीडियो है मेरे पास, किसने कहा? सवाल मैं भी पूछ सकता हूँ। जजों की वीडियोस है मेरे पास और ऑडियोज है मेरे पास, जलसों में ये कौन कहता है? नाम ले लेना। हाँ, जो भी। नहीं नाम ले लेना सर, मैं तो ले रहा हूँ ना सर आप लेना, मैं नहीं, आप क्यों, आपने नहीं सुना? मैं अच्छा मैं आपको दिखा देता हूँ ऐसे करके कि ये कौन कह रहा है, फिर आप बोल दीजिएगा इनका नाम क्या है। नहीं, वो अगर आपका इशारा मरियम नवाज की तरफ है उन्होंने तो कहा है कि उन्होंने नहीं कहा? नाम लिया, अच्छा, ठीक है। ठीक है। सुप्रीम कोर्ट पे हमला किसने कराया था? इन्होंने करवाया था ना, बिल्कुल मुबैना तौर पे। जुडिशरी को, ये 3 जज बेंच पे थे जिन्होंने कासिम सूरी की रूलिंग को इलीगल करार दिया, इसके खिलाफ जजमेंट दी, हमने माना, हमने आज तक बात नहीं की, हमने कहा जी बिस्मिल्लाह ठीक है,
हम एक्सेप्ट करें ना करें, हमें रूलिंग हमारे फेवर की नहीं है, लेकिन हम आगे बढ़े। यही 3 जज अब बैठ के कह रहे 16 तारीख को इलेक्शन का, तो ये गालियां दे रहे हैं। नहीं, मेरा सवाल मेरा भी कहने का मकसद है, मैंने आपसे जब पहले मैं- कहा, ये पाकिस्तान किसी एक आदमी के बाप का नहीं है, हम सबका है। बिल्कुल सबका। अब अगर इफ्तिखार चौधरी चीफ जस्टिस दिन में 150 सुओ मोटो लेता था तो वो ठीक था। ये बंदियाल साहब ने तो लिए 3 है, इसकी पावर, इसकी विंग्स का टेल कर रहे सर, हैं। देखें, नून लीग का, पीपल्स पार्टी का और हमारे दूसरे दोस्तों का ये अलमिया है, ये प्रॉब्लम है। वो चाहते हैं हर चीज उनके मुताबिक हो, हम चाहते हैं हर चीज आइन और कानून के मुताबिक हो। सुप्रीमेसी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, कहना और करने में बड़ा फर्क है। ये वो लोग हैं जो भुट्टो साहब की फांसी पे जिन्होंने मिठाइयां बटाई थी ना, ये तो उनको भी ऑफिस बना नहीं अली भाई, हो पता है क्या, इस वक्त हो ये गया है कि मैंने अगर अपने किसी गलत काम को जस्टिफाई करना है ना, तो मैं ये कहूंगा कि देखो फलाने ने भी तो किया था, उसको कुछ हुआ, फलाने ने भी तो किया, उसको कुछ हुआ था। अब आप जो है ना वो ये कह रहे हैं कि जी इन्होंने उनके साथ ये, मैं तो ये कह रहा हूँ कि जो एंटी इस्टेब्लिशमेंट जो नैरेटिव बिल्ड हुआ है ना आपके दौर में, तो उसकी वजह से मुल्क पीछे गया, आगे गया। उसके ऊपर आपका क्या तबसरा है, क्या राय है आपकी? हमारा कोई एंटी इस्टेब्लिशमेंट नैरेटिव नहीं है। हमने कोई, हम सवाल पूछना हमारा हक है, हम सवाल पूछेंगे। और अगर सवाल के जवाब में आप अगवा करें, एबडक्ट करें, लोगों को उठाएं, सोशल मीडिया की दुनिया है, ये पूरी दुनिया में अनकंट्रोलेबल है। ये मुझे नीचे गालियां पड़ जाती हैं हमारे ही अपने सपोर्टरों से, अगर कोई चीज़ गलत हो जाए क्लियर करना पड़ता है। अच्छा, हमारे यहाँ ये एक पॉलिटिक्स ने ना एक बड़ा, मैं तो खुद इसको कंडेम करता हूँ स्ट्रांगली, ये ऑडियो लीक्स करके जो है ना वो बदनाम करना, किसी की भी प्राइवेट किस्म की ऑडियोज़ आप देखें, कभी जजेस की लीक हो रही हैं, कभी पॉलिटिशियंस की हो रही हैं। अच्छा, पॉलिटिशियंस की फ़िलहाल तो ज़्यादातर पीटीआई वाले हो रहे हैं, लेकिन माजी में आप देखें तो पीएमएल-एन वालों की भी होती रही हैं। तो पूरी दुनिया में जो है ना वो कहीं पे मुझे इस किस्म का इन्वायरमेंट नज़र नहीं आया। तो इस इन्वायरमेंट को ख़त्म करना चाहिए, और ख़त्म किस तरह होगा? वो ख़त्म करेगा। आप कर सकते हैं सीक्रेट रिकॉर्डिंग, मैं कर सकता हूँ, कौन करता है ये काम? करने वाले करते हैं। करने वाले कौन है आप बताएं, आपको नहीं पता? जैसे आपको मरियम नवाज का नाम नहीं पता, कौन कर, किसके पास छोटी छोटी चीजें होती हैं लगा के रिकॉर्डिंग करने वाली? किसके पास इक्विपमेंट होता है या टेक्नोलॉजी होती है कि फोनों में घुस के फोन टैप करें? अच्छा, ये है पॉजिटिव है या नेगेटिव है? ऐसा होना चाहिए? नेगेटिव है। लोगों के घरों में घुस के और इस तरह की बेहुदा हरकतें करना, ये शदीद नेगेटिव है। लेकिन कर रहा कौन है, ये पूछ रहा हूँ मैं। सवाल ये है कि जितनी भी पीटीआई की पॉलिटिक्स है, वो एक जो है वो खान साहब के गिर्द घूमती है। मतलब खान साहब जो है ना, जिस तरह आप दूसरी पॉलिटिकल पार्टीज है ना, तो उसमें तो फैमिलीज़ का होल्ड है, और ये वो, तो एक ना हो दूसरा ना हो तो तीसरा। लेकिन यहाँ पे ये बड़ा अनफॉर्चुनेट है कि एक खान साहब के गिर्द घूमती है, तो अपने जो इनके जो सेकंड और थर्ड टियर के जो लोग हैं, ताकि उनके कहने पे भी लोग निकलें। अभी आप देखें, खान साहब तो जो है ना वो क्राउड को ऐसे अपने पास खींचते हैं, लेकिन दीगर जो कायदीन हैं उनमें ये सलाहियत कंपैरेटिवली कम है। तो इसकी क्या वजह है? देखें, पहली बात है, किसी को भी, किसी शख्स को भी पाकिस्तान में इमरान खान से कंपेयर करना उस शख्स के साथ जाती होगी। इमरान खान, आपकी क्या उम्र है? मेरी 46 के करीब। 46। मैं 55 साल का हो गया, यानी कि मैं जब से होश संभाला है 50 साल से, बल्कि आप तो पहले दिन से, मैं 5 साल की उम्र से मैं इमरान खान को देख रहा हूँ। कभी एज ए क्रिकेटर, कभी एज ए फिलांथ्रोपिस्ट, कभी एज पॉलिटिशियन, कभी अस्पताल बनाते हुए, कभी कॉलेज बनाते हुए, कभी मुल्क के, मेरी सारी जिंदगी इमरान खान को देखते हुए गुजर गई। नहीं, इसमें तो कोई शक तो नहीं है। आप किसी और को इमरान खान से, और हर चीज़ में अल्लाह ताला ने, क्योंकि उनकी नीयत साफ रही है क्योंकि वो एक कैरेक्टर वाला इंसान है, क्योंकि एक वो फाइटर है, क्योंकि वो आखिरी बॉल तक लड़ने वाला इंसान है, अल्हम्दुलिल्लाह वो अल्लाह ताला कामयाबी देता है। तो लोग जुड़ते हैं, जितना जुड़ते हैं उनसे, वो तो आप किसी और को कंपेयर करें ही ना, ये तो एक गलत करेगी जी आप कंपेयर। लेकिन हमारी सेकेंड ईयर लीडरशिप माशाल्लाह हर सूबे में सेंट्रल लेवल पे बिल्कुल ठीक है, और हमने ये सोच ही नहीं है अभी कि जी इमरान खान के बाद क्या होगा। इमरान खान के बाद अभी इमरान खान है। नहीं, इंशाल्लाह अल्लाह करे, अल्लाह ताला सब रहनुमा, कोशिश इनकी बहुत है, उसमें कोई शक नहीं है। इनकी कोशिश बहुत है कि शायद इमरान खान में रेड जब तक अल्लाह चाहे, अल्लाह चाहे उस वक्त तक नहीं हो सकता। अल्लाह कहते हैं ना,
एक इंसान प्लान बनाता है और एक अल्लाह प्लान बनाता है। बेशक अल्लाह बेहतरीन प्लानर है, वो तो कुरान शरीफ की आयत है। लेकिन मैं एक और चीज़ भी कहता हूँ, क्योंकि अल्लाह का एक नाम हक के साथ साथ जज भी है ना। अल्लाह, मैं ये भी कहता हूँ कि हर जज का जज अल्लाह है। सही, अल्लाह इज़ द जज ऑफ ऑल जजेस। बेशक। नाजरीन, अल्लाह ताला जो है ना वो बेहतरीन जज है और रोज़ आखिरत का भी मालिक है, सज़ा और जज़ा के दिन का भी मालिक है। बड़ी ज़बरदस्त गुफ्तगू रही, बड़ी बेबाक किस्म की गुफ्तगू रही अली जैदी साहब से। उम्मीद है आपने इंजॉय किया होगा। इंशाल्लाह अगले प्रोग्राम तक के लिए इजाज़त दें सर। बहुत बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू वेरी थैंक यू मच। वेरी मच सर। इसके साथ ही नाजरीन, अल्लाह हाफ़िज़।